अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकलान, जिसमें आज हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बता देती हूँ जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें उसने पहले पूछा है कि जो रदरफोर्ड था उसने ये कैसे डिस्कवर किया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। उसने ये मैं आपको आज बताऊंगी कि उसने कैसे डिस्कवर किया था। और एक ये वाला क्वेश्चन है कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी रदरफोर्ड की ना, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या थी, वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये दो क्वेश्चन है जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें से पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, क्या हु इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, कि न्यूक्लियर साइंस का फादर किसको कहा गया है। तो वो ना तो नील बोहर है, ना ही मैक्स प्लांक है, ना ही जे थॉमस है। तो कौन सा है? रदरफोर्ड है। ये आपने भूलना नहीं है कि न्यूक्लियर साइंस का जो फादर है उसको रदरफोर्ड को कहा गया है। और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ये न्यूक्लियर साइंस होती क्या है और रदरफोर्ड को ही इसका फादर क्यों कहा जाता है। ठीक है, और ये वाले आगे जो वाले दो एमसीक्यूज़ हैं, इंशाल्लाह वो इसके मैं आंसर आपको लास्ट में बताऊंगी। और ये जो मेरा लेक्चर है इसमें मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि इनके आंसर क्या हैं। तो इंशाल्लाह आप लास्ट पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनके जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। ठीक है, अगर हम बुक देखें तो उसमें ना कुछ ऐसी डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, तो मैंने ये लेबल भी किया हुआ है, लेबलिंग सारी की हुई है। तो मैं आपको इसको अलग पेज पे इसकी पहले एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, फिर मैं आपको इधर आके इसका ना डिटेल बताऊँगी। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में मतलब अगर हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बुक से पढ़ें तो उसमें बस सब चीज़ें समझ आ रही होती हैं। बस दो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ नहीं आई होंगी। वो था थिक गोल्ड फाइल इसने ली थी। थिक गोल्ड फाइल का मतलब है कि एक बारीक सी वर्कनुमा को कहते हैं थिक गोल्ड फाइल। ठीक है, इसने गोल्ड फाइल क्यों ली? ऐसा तो नहीं था ना ये बहुत ज़्यादा अमीर था, ऐसा नहीं था। इसने ना इसे बहुत ज़्यादा बारीक फाइल चाहिए थी। उसको मैं आपको बताती, इसे बारीक फाइल क्यों चाहिए थी, क्योंकि इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की इनके ऊपर बुछाड़ की थी। अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बुछार करनी थी फाइल के ऊपर। तो इसने बहुत ज़्यादा थिक जो थी ना वो गोल्ड फाइल ही थी। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, और हीलियम के न्यूक्लियाई He2+ लिखा। इसमें सबसे पहले जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियाई एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मतलब जो अनस्टेबल होते हैं ना, अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज आल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है ना। अब जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या कहते हैं, वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस खारिज करते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते की सूरत में भी हो सकती है, बीटा पार्टिकल्स की सूरत में भी हो सकते हैं, गैमा पार्टिकल्स की सूरत में भी हो सकती है। इधर हमने बस अल्फा पार्टिकल्स की सूरत में पढ़ना है कि अल्फा पार्टिकल्स अब क्या होते हैं। ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपको पता चल गया होगा कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई को कहते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स भी इसी से बनते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा जिसमें दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं प्लस 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 2 हो गए, इधर प्रोटॉन लिखा जाता है और इधर मैस नंबर लिखा जाता है। तो इसका मैस नंबर कितना हो गया? 4। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स, टोटल 4 इसका मैस नंबर हो गया। ये मैस है, ये प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट्स जिसके पास 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो उसके न्यूक्लियस में और 2 प्रोटॉन्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा पार्टिकल। तो सेम ऐसे ही हमारे पास एक एलिमेंट था हीलियम एक ऐसा एलिमेंट था जिसके पास हीलियम के पास क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन्स। तो हीलियम एक ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस में 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और इसके वैलेंस शेल में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम इसको लेट कर सकते हैं कि हीलियम को हम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना होता है? इसका मैस नंबर कितना होता है? 4, और इसके 2 नंबर ऑफ इसके प्रोटॉन्स होते हैं इसके पास।
ठीक है। तो हीलियम के न्यूक्लियाई को हम अल्फ़ा पार्टिकल्स के तौर पर ले सकते हैं। तो अगर मैं आपको अल्फ़ा पार्टिकल्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताएं तो ये हैवी, इनका ये हैवी होते हैं, हैवी, और इनका जो हैवी होते हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो बीटा और गैमा की निस्बत स्लो होती है थोड़ी सी, जिसकी वजह से ये मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करते, ठीक है ना। मेटल के अंदर सम एक्सटेंट मतलब कुछ हद तक ये जाते हैं गहराई में, और ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। इसलिए जो था गोल्ड फॉइल, जो था रदरफोर्ड, उसने क्या किया था, गोल्ड फॉइल की बहुत ही बारीक सी पतरी ली थी, बहुत सी बारीक सी प्लेट, जितना ये पेज होता है लगभग इतनी होगी, ठीक है ना, बारीक फॉइल ली थी, उस पर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बुछार की थी ताकि वो अल्फ़ा पार्टिकल्स उसके अंदर से आसानी से पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ जो उसने वो स्क्रीन लगाई थी, जिंक सल्फाइड की जो उसने स्क्रीन लगाई थी, उसके ऊपर वो उसको देख सके कि कितने अल्फ़ा पार्टिकल्स आके टकराए हैं और कितने वापस रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो उसने क्या लिया था, उसने इधर पहले जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इसे रखे जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल सकते थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स का एक सोर्स रखा, उसके बाद इसे इधर गोल्ड लीफ की फॉइल रखी, और इधर उसने आगे रखा था स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की उसने क्या रखी थी, स्क्रीन। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स, इनके ऊपर ये +2 चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इनके पास ऐसे लिखे हुए ना हीलियम के +2, तो इस पे +2 चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इसके पास 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर। और इसने ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ये +2 चार्ज इसीलिए लगाया हुआ है, ये जब फॉइल में से गुजरते हैं तो वो ये स्क्रीन के साथ टकराते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जो थे प्रोटॉन्स जो थे वो सीधा अल्फ़ा पार्टिकल्स वो सीधा गुजर गए स्क्रीन पर, जाके टकराए, इसको पता चल गया। लेकिन कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो इस स्क्रीन पर नहीं टकराए, वो रिफ्लेक्ट हो गए, किसी और की तरफ चले गए, ठीक है। और इसी तरह कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए थे, क्योंकि इधर न्यूक्लियस कहीं लाई करता था। अगर मैं इधर छोटी छोटी प्लेटें बनाऊँ तो ये कुछ थोड़े से एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए थे क्योंकि इनके दरमियान में न्यूक्लियस था, और कुछ बिल्कुल अगर इसके सेंटर में इधर न्यूक्लियस था और अगर इधर कोई अल्फ़ा पार्टिकल आके टकरा रहा था तो बिल्कुल ही पीछे रिफ्लेक्ट हो गया। इससे उसने कुछ अपने रिजल्ट भी लिखे थे, ठीक है। और इससे आपको जाहिर बात है पता चला कि अगर एक एटम है, ये अगर गोल्ड लीफ की फॉइल अगर ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो गुजर गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम है उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो क्या है, खाली है। तो अगर हम अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की डिटेल मतलब शुरू से करें तो उसमें उसने क्या कहा था कि उसने यही कहा था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होती है, नेगेटिव पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं और नेगेटिव कहाँ पाए जाते हैं। तो इसने एक तजुर्बा किया था अपना, जिसमें उसने मॉडल पेश किया था। उसने कहा था कि अगर मैं गोल्ड लीफ की ये फाइल लूँ और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये आपको पता चलेगा 2 चार्ज, क्योंकि उसके पास 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो जब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर रिपेल करते हैं, ठीक है। इसलिए ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर जो है एटम का उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है जब 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। तो उसने आगे स्क्रीन इधर उन्होंने शो नहीं की, वैसे उसने आगे स्क्रीन भी रखी थी जिसको हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन कहा हुआ है। तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स आए तो वो लार्ज डिफ्लेक्शन हुई उनकी, वो उसके सेंटर से टकराए और रिफ्लेक्ट हो गए, एक तरफ निकल गए। कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल ही रिपेल्ड बैक हो गए, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स का स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई। लेकिन जो मेजॉरिटी आप देख रहे हैं, जो ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर के आए, बिल्कुल सीधा है। मेजॉरिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए पीछे, बिल्कुल स्ट्रेट आगे निकल गए, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसे मतलब डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके नीचे भी लेबल भी करते होते हैं कि इस डायग्राम है किसके मुतालिक, तो मैंने लिखा हुआ है स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स द एटम्स ऑफ गोल्ड लीफ बाय द एटम ऑफ गोल्ड लीफ। मतलब कि गोल्ड लीफ की फॉइल से क्या करते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी डायग्राम का समझ आ गई होगी। अब मैं आगे चलती हूँ, इसकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन था, हाउ डिड रदरफोर्ड डिस्कवर दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ
द एटम। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि उसको कैसे पता चला था, उसने एक गोल्ड लीफ की वो फाइल ली थी, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बुछार की थी, और जो गोल्ड लीफ की फाइल थी ना वो 0.0004 सेंटीमीटर थिक थी, ठीक है ना। उसने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बुछार की थी, अल्फा पार्टिकल्स की बुछार की थी। अल्फा पार्टिकल्स पैदा किससे हुए थे, मतलब इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से ये जनरेट हुए थे। और ये एक्चुअली कौन से थे, हीलियम के न्यूक्लियाई, हीलियम के न्यूक्लियाई थे, जिसकी उन्होंने अल्फा जो गोल्ड की फाइल थी उसके ऊपर बुछार की थी। और जिनमें से ये बहुत ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये उन्होंने कहा था कि ये किसी भी मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा सकते, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा थिक जो गोल्ड फाइल ली थी। और इसके पीछे उसने फाइल के पीछे उसने एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई उसने स्क्रीन रखी थी। इतना इसका एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद उसने कहा था कि उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, कि उसके एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर रदरफोर्ड की क्या ऑब्जर्वेशन थी। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि ज़्यादातर जो थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो अनडिफ्लेक्टेड आगे गुजर गए फॉइल में से। तो इसका मतलब है कि जो फॉइल का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो क्या है, खाली है। और 2000 अल्फ़ा पार्टिकल्स only a few deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold foil। उन्होंने यही कहा था कि उनमें फ्यू जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उनकी लार्ज डिफ्लेक्शन हुई थी और बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो रिपेल्ड बैक हुए थे, ठीक है। इससे पता चलता है कि इसका जो फॉइल का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो क्या है, खाली है। और जो इसके जो रिपेल्ड बैक हुए थे इससे ये पता चलता है कि इसका जो सेंटर है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त है, ठीक है, डेंसी है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था, ठीक है ना। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका रिजल्ट और इसका रदरफोर्ड का जो मॉडल में जो उसकी खामियां थी, जो मतलब डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।